ठीक है, अब नेक्स्ट अपन किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे, वो है आपका बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन जो है, बूंदी किसान आंदोलन को हम क्या कहते हैं? बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। कैसा किसान आंदोलन कहते हैं? बरड़ किसान आंदोलन। क्यों कहते हैं बरड़ किसान आंदोलन? क्योंकि ये बूंदी के बरड़ क्षेत्र में हुआ था। कौन से क्षेत्र में हुआ था? बरड़ क्षेत्र में। बूंदी का एक क्षेत्र था बरड़ क्षेत्र, ये भी बिजोलिया से सीमा लगाता है। बेगू के जैसे ये भी कहां से प्रेरित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित है। कौन से किसान आंदोलन से प्रेरित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो मेन किसान आंदोलन तो आपका बिजोलिया ही है, इसलिए उसमें इतना समय लगता है। उसी का सीमावर्ती क्षेत्र कौन सा था? बेगू था। उसी का सीमावर्ती क्षेत्र कौन सा है? बरड़। बरड़ कैसा क्षेत्र है? बरड़ एक पथरीला क्षेत्र है, पथरीला और कठोर जंगल का क्षेत्र है, कठोर जंगली क्षेत्र था। ठीक है, और ये किससे सीमा लगाता था? ये सीमावर्ती क्षेत्र था। कहां का? बिजोलिया का सीमावर्ती क्षेत्र था। तो बिजोलिया से प्रेरित होकर ही यहाँ पर आंदोलन हुआ। इसी वजह से इसे बूंदी किसान आंदोलन भी कहते हैं और इसी को ही बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये बात क्लियर होती? अपन को याद रखना है यहाँ पर कौन किसान थे। तो यहाँ पर जो किसान थे उसमें अधिकांश गुर्जर जाति के किसान थे। पहले दो बिजोलिया और बेगू में धाकड़ जाति के जाट किसान थे। यहाँ पर कैसे किसान थे? यहाँ पर आपके किसान थे गुर्जर जाति के किसान। कैसे जाति के किसान? गुर्जर जाति के किसान। अब यहाँ आंदोलन के कारण अलग है। देखो कारण क्या है, आप ये समझो कि बाकी जो किसान आंदोलन हो रहे हैं वो जागीरदार के विरुद्ध हो रहे हैं। किसके विरुद्ध हो रहे हैं? जागीरदार के विरुद्ध हो रहे हैं। ये जागीरदार के विरुद्ध नहीं है। बाकी जो होते थे वो किसके विरुद्ध होते थे? बाकी किसान आंदोलन जो थे, बाकी किसान आंदोलन किसके विरुद्ध थे? जागीरदार के विरुद्ध थे। लेकिन ये जागीरदार के विरुद्ध नहीं है, ये किसके विरुद्ध है? बूंदी प्रशासन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध है? बूंदी के प्रशासन के विरुद्ध। ये किसी एक जागीर क्षेत्र का नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे प्रशासन के विरुद्ध है। और माना जाता है उस समय बूंदी का जो भ्रष्ट प्रशासन था, उस भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपको याद रखना, बाकी तो पॉइंट सारे वही होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन मेन याद रखना है कि जो आपका बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन है वो वहां की जागीरदार के विरुद्ध नहीं है। किसके विरुद्ध नहीं है? जागीरदार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि किसके विरुद्ध है? बूंदी के प्रशासन के विरुद्ध, ये यहाँ के भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध है। अन्य कारणों की चर्चा करूं तो वही यहाँ पर भी लाटा कूटा व्यवस्था। लाटा कूटा व्यवस्था आपको समझा रखी है शुरुआत में। तो एक तो लाटा कूटा व्यवस्था के खिलाफ है, दूसरा यहाँ पर भी अधिक भू राजस्व है। भू राजस्व कैसा है? यहाँ पर भी अधिक है। तीसरा बेगार यहाँ पर भी ली जा रही है, तो बेगार के विरुद्ध है। यहाँ पर एक चराई कर लिया जा रहा है, मतलब चारागाह भूमि पर जो कर लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, उसके विरुद्ध भी है। यहाँ पर एक युद्ध कर लिया जा रहा है। कैसा कर लिया जा रहा है? युद्ध का कर भी लिया जा रहा है। और साथ साथ जो लगान ली जा रही है वो लगान बहुत हाई रेट पर, उच्च लगान, इसमें अपन को उच्च लगान, उच्च दर पर लगान। तो आपको याद रखने लायक क्या है कि बूंदी किसान आंदोलन को हम बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ये बूंदी के बरड़ क्षेत्र में शुरुआत हुई थी इसकी। ये वैसे 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में? 2 चरणों में होगा। पहला जो आपका किसान आंदोलन 1923 से 22-23 से शुरू होगा, 22-23 से शुरू होगा और 1927 तक चलता है। और दूसरा जो है वो इसी का हिस्सा है, लेकिन वो वहां पर केवल गुर्जर जाति द्वारा किया गया था। तो वो आपका चलेगा 1936 से 1945 ईस्वी। तो 2 चरणों में बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन होता है। पहला 1922-23 से शुरू होकर 1927 तक, दूसरा 1936 से शुरू होकर 1945 तक। याद रह जाएगा। बिजोलिया से ही प्रेरित है। बरड़ क्षेत्र एक पथरीला या कठोर जंगली क्षेत्र है जो बिजोलिया से सीमा लगाता है। और उसके अतिरिक्त बात करें तो ये जागीरदार के विरुद्ध ना होकर बूंदी के प्रशासन के विरुद्ध है, वहां के भ्रष्ट प्रशासन। इसके अतिरिक्त अन्य कारण वही लाटा कूटा व्यवस्था, बेगार यहाँ पर भी है, भू राजस्व लैंड रेवेन्यू यहाँ पर भी ज्यादा है। लेकिन कुछ जो अलग चीजें, एक तो चारागाह भूमि पर, यानी पशु जो चरने जाते थे चारागाह भूमि पर, उनका टैक्स लिया जाता था, चराई कर। ठीक है, इसके अलावा युद्ध कर एक और इनसे लिया जा रहा था। एक हाई रेट पर यहाँ पर लगान ली जा रही थी, यानी उच्च दर पर लगान। लगान फिल्म थी, वो भी किसके विरुद्ध थी? लगान के विरुद्ध ही तो थी। तो इस प्रकार से जो है वो आपको ध्यान में रखना। अब होगा क्या यहाँ पर, स्टोरी वाइज समझते हैं, बड़े आसानी से आपको याद रह जाएगा।
तो ये 27 से 36 के बीच क्या कहीं बंद हो गया? हाँ, 27 में ये बंद हो गया था, फिर वापस 36 में दोबारा स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, उन कारणों की अपन चर्चा करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि किन कारणों से यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। अब सबसे पहली घटना शुरू नहीं हुआ है, घटना है अगस्त 1920 में। अगस्त 1920 में एक व्यक्ति है साधु सीताराम दास। क्या नाम है? साधु सीताराम दास। इस साधु सीताराम दास ने यहाँ पर एक पंचायत का गठन किया और उस पंचायत का नाम था डाबी पंचायत बोर्ड। क्या नाम था? तो पहला सवाल आपका तैयार हो गया कि यहाँ पर डाबी पंचायत बोर्ड का गठन किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। और कब किया था? अगस्त 1920 में किया था। क्लियर? और इस पंचायत का जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो अध्यक्ष ये सवाल भी पूछा गया, अध्यक्ष बनाया गया था हरला भड़क को। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक का जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल तैयार होता वो है कि अगस्त 1920 को साधु सीताराम दास ने यहाँ डाबी किसान पंचायत का गठन किया और ये डाबी पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? हरला भड़क को। अभी तक आंदोलन की शुरुआत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ये गठन किया। आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है, आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है अप्रैल 1922। अप्रैल 1922 में एक व्यक्ति का नाम आता है पंडित नैनू राम शर्मा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, पंडित नैनू राम शर्मा। ये भी कौन है? राजस्थान सेवा संघ का सदस्य। कहाँ का सदस्य? राजस्थान सेवा संघ का सदस्य है। नाम क्या है? पंडित नैनू राम शर्मा। अप्रैल 1922 में इन्होंने इस आंदोलन की क्या करी? शुरुआत। तो आपसे कभी भी पूछे कि शुरुआत किसने की है, तो शुरुआत करने वाला कौन है? पंडित नैनू राम शर्मा। और पंडित नैनू राम शर्मा ही इस आंदोलन का क्या है? नेतृत्व करता है। तो अभी तक अपन ने 3 आंदोलन पढ़े। बिजोलिया के प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। ओवरऑल नेतृत्व की बात करते हैं तो विजय सिंह प्रतीक। और दूसरे चरण का नेतृत्व भी किसने किया है? विजय सिंह प्रतीक। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और राम नारायण चौधरी, इनके नाम आते हैं। और हरिभाई उपाध्याय, जो हरिभाऊ उपाध्याय, उनका नाम भी आता संचालन में। दूसरा अपन ने बेगू किसान आंदोलन की, वहां पर मेन तो राम नारायण चौधरी थे, थोड़े समय के लिए विजय सिंह प्रतीक आए थे। अब बात आती है बूंदी किसान या बरड़ किसान आंदोलन, यहाँ का ओवरऑल नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनू राम शर्मा ने। क्या रह जाएगा? इनके जो 2 सहयोगी के रूप में काम किया, उसमें एक नाम आता है आपका, एक नाम आता है भंवरलाल सोनार। ये कल बताया था, भंवरलाल सोनार बोल दो या भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु, यही व्यक्ति है वो। ठीक है, भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु एक तो ये व्यक्ति है और एक व्यक्ति का नाम है नारायण सिंह। ये इनके सहयोगी के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनू राम शर्मा ने किया, अप्रैल 1922 में किया। ये यहाँ की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये राजस्थान सेवा संघ के सदस्य पंडित नैनू राम शर्मा। कई बार पूछा गया, 2 सवाल तो तैयार है। डाबी किसान पंचायत या डाबी पंचायत बोर्ड का गठन, आंसर होगा साधु सीताराम दास। अगस्त 1920 प्रथम अध्यक्ष हरला भड़क। ये हरला भड़क का सवाल आया हुआ। दूसरा सवाल कि बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो नेतृत्व करता का नाम है नैनू राम शर्मा। आप बाद में जब कोटा या हाड़ौती प्रजामंडल पढ़ोगे तब भी नैनू राम शर्मा का नाम आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व जरूर स्वामी नित्यानंद मेहता करते हैं, लेकिन मेन जो आंदोलन किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो कौन करते हैं? पंडित नैनू राम शर्मा करते हैं। इनके सहयोगी के रूप में भंवरलाल, प्रज्ञा चक्षु और नारायण सिंह भी यहाँ पर सामने आते हैं। आंदोलन जो होता बढ़ता, आंदोलन जब बढ़ा तो इन्होंने कुछ संकल्प लिए। ठीक है, इन्होंने कुछ संकल्प लिए और क्या क्या संकल्प लिया देखो ध्यान से। एक तो हम शराब नहीं पिएंगे, किसानों ने संकल्प लिया कि अपन शराब नहीं पिएंगे। दूसरा एक तो क्या नहीं पिएंगे? शराब नहीं पिएंगे, ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरा इन्होंने संकल्प लिया कि खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, खादी वस्त्रों का प्रयोग होगा। तीसरा संकल्प इन्होंने क्या लिया? तीसरा लिया विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। शराब नहीं पीनी, ये नहीं। और एक है अश्लील गीत नहीं होने चाहिए। जो गाने जो गाए उस समय जो लोगों को जन जागृत करने का जो तरीका था वो क्या थे? जागृति गीत थे। तो इन्होंने बोला कि अश्लील गीत नहीं होने चाहिए। ये 4 चीजों के क्या लिए? संकल्प लिए।
एक तो शराब का सेवन किसान नहीं करेंगे, अश्लील गीत नहीं गाएंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे और विदेशी वस्त्रों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इन संकल्पों के साथ में नैनूराम शर्मा ने नेतृत्व क्या कर दिया, स्वीकार किया। और नैनूराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। काम सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ये सब किसकी देख रेख में चल रहा है। अगर आपसे पूछे कि बूंदी किसान आंदोलन में मार्गदर्शन कौन कर रहा है, तो मार्गदर्शन का काम कौन कर रहा है, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ क्या कर रहा है, मार्गदर्शन का काम कर रहा है। सवाल पूछा गया कि बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन का मार्गदर्शन किसने किया है, तो राजस्थान सेवा संघ ने मार्गदर्शन किया। यहाँ तक एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्रम वाइज बढ़ते जाते हैं। अब जब इन्होंने ऐसा किया तो इनसे प्रेरणा किसने ली, आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों ने। तो बरड़ से या बूंदी से, बरड़ और बूंदी में जब डाबी पंचायत बोर्ड या डाबी किसान पंचायत का जब गठन हुआ, तो इससे प्रेरणा लेकर दो जगह और याद रखनी है। एक और जगह बूंदी में गर्दड़ा, क्या जगह, गर्दड़ा, और एक जगह बरुंगल। इन दोनों जगह भी किसान पंचायतों का क्या हुआ, गठन। किसान पंचायतों का गठन, ये क्रम में आपको ध्यान में रखना है। क्रम वाइज अपन पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो गर्दड़ा और बरुंगल में भी किसान पंचायतों का गठन हुआ। किससे प्रेरणा लेकर, डाबी से प्रेरणा लेकर, डाबी पंचायत बोर्ड से प्रेरणा लेकर इन्होंने गर्दड़ा भी बूंदी में और बरुंगल और वहां पर भी किसान पंचायतों का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। अब ये सब जब हुआ तो बूंदी सरकार ने एक स्टेट काउंसिल का गठन किया। क्या किसान तो मान ही नहीं रहे, तो बूंदी सरकार ने क्या गठन किया, तो बूंदी सरकार ने जांच हेतु एक काउंसिल का गठन किया और उस काउंसिल का नाम था स्टेट काउंसिल। क्या नाम था, स्टेट काउंसिल। और स्टेट काउंसिल में दो मेन सदस्य थे, दोनों के नाम याद रखना। एक का नाम है मनमोहन लाल राय बहादुर, मनमोहन लाल राय बहादुर, और एक का नाम था महाराजा हरिनाथ सिंह, हरिनाथ सिंह। ये दो लोग जो थे, इनको क्या कर दिया गया, यहाँ पर किसानों की जांच हेतु भेजा गया। क्या नाम है, एक का नाम है मनमोहन लाल राय बहादुर और एक का नाम है हरिनाथ सिंह, कि जाओ भाई जांच करके आओ वास्तव में किसानों की स्थिति क्या है। ये जब जांच करने आई और इन्होंने पक्षपात किया, तो किसानों ने इसका क्या किया, विरोध किया। और किसानों ने किसका विरोध किया, इस स्टेट काउंसिल का। किसानों ने स्टेट काउंसिल का विरोध किया और विरोध करने के लिए किसान जहाँ इकट्ठे हुए वहां से सवाल आएगा। स्टेट काउंसिल का क्या किया, किसानों ने विरोध किया। आई बात समझ में। तो अपन ने बात करी सबसे पहले कि बूंदी जो किसान आंदोलन है उसी को हम बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं। ये भी बिजोलिया से प्रेरित है। बरड़ एक क्षेत्र है जो पथरीला या जंगली कठोर जंगल का क्षेत्र है जो बिजोलिया से सीमा लगाता है। और बिजोलिया से प्रेरणा लेकर ही यहाँ पर क्या हुआ है, किसान आंदोलन हुआ। यहाँ गुर्जर जाति के किसान हैं, वहां पर धाकड़ जाति के थे, यहाँ पर गुर्जर जाति के किसान हैं। किसानों की समस्या में बाकी सब जगह जागीरदार के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर बूंदी प्रशासन के विरुद्ध, भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध विरोध हो रहा है। और मार्गदर्शन की भूमिका कौन निभा रहा है, राजस्थान सेवा संघ कर रहा है। पहले अगस्त 1920 में यहाँ डाबी पंचायत बोर्ड का गठन कर चुके हैं कौन, साधु सीताराम दास, और प्रथम अध्यक्ष उसका हरला बड़क को बना दिया। लेकिन आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1922 में होती है और उसका नेतृत्व किसने किया, पंडित नैनूराम शर्मा। तो अगर आपसे कभी भी बेगू अपने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, पंडित नैनूराम शर्मा। राजस्थान सेवा संघ के ये सदस्य। इनके दो सहयोगी और हैं यहाँ पर, एक का नाम है नारायण सिंह और एक का नाम है भंवरलाल सोनार या भंवरलाल स्वर्णकाल या भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु। एक ही व्यक्ति का नाम है, तीनों चेक अपन ने कर लिए। फिर क्या हुआ कि ये जब आंदोलन हुआ तो इन आंदोलन में किसानों ने संकल्प लिए कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम अश्लील गीत नहीं गाएंगे, हम खादी कपड़े पहनेंगे और विदेशी कपड़ों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसकी जांच के लिए बूंदी प्रशासन ने स्टेट काउंसिल का गठन किया। स्टेट काउंसिल में दो सदस्य मनमोहन लाल अपने राय बहादुर और हरिनाथ सिंह। लेकिन जो किसान है उन्होंने इस स्टेट काउंसिल का क्या किया, विरोध किया। अब क्या हुआ, दो जगह सभाएं हुई, वहां से सवाल अच्छे बन सकते हैं भविष्य में, आप याद रखना इसको। दो जगह सभा हुई, एक जगह सभा हुई 29 मई 1923। 29 मई 1923 को जो क्या हुआ, ठीक है, 29 मई को क्या हुई, यहाँ पर एक सभा हुई, ठीक है, 29 मई 1922
29 में 1922 कर देना। 29 में 1922 को जो होती है वो क्या होती है, सभा होती है। और ये किसान क्या करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, स्टेट काउंसिल का विरोध करना। किसानों का जो उद्देश्य है वो है स्टेट काउंसिल का विरोध करना। और ये सभा कहाँ हुई, स्टेट काउंसिल का विरोध, स्टेट काउंसिल का विरोध करना। और ये जो सभा हुई है, ये सभा हुई है आपका जगह है उसका नाम है लंबी खोह। कहीं कहीं पर लांबी खोह भी नाम लेता, लांबी खोह गांव में, लांबी खोह गांव में ये सभा हुई है, किसानों की एक सभा हुई है। कब हुई है, किसानों की सभा। और यहाँ लगभग कितने किसान आते हैं, लगभग 1000 किसान इकट्ठे हुए थे, ठीक है, 1000 किसान। एक तो आपको ये डेट पूछने जाएगी कि लांबी खोह सभा का संबंध कहाँ से, किसानों ने लगभग 1000 किसान कहाँ एकत्रित हुए थे, तो बूंदी के अंदर लांबी खोह यानी बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। कब इकट्ठे हुए थे, 29 मई 1922 को। क्यों इकट्ठे हुए थे, बूंदी में स्टेट काउंसिल का विरोध करने। किसानों ने फैसला किया कि कल और ज्यादा इकट्ठे होंगे। और कहाँ इकट्ठे हुए, अगले दिन 30 मई को इकट्ठे और हुए। और इस बार 30 मई को जहाँ इकट्ठे हुए वो कौन सा स्थान है, नीमाणा। कौन सा गांव, नीमाणा गांव के अंदर। और नीमाणा गांव में फिर अब इस बार 5000 किसान आए। कितने किसान आए, 5000, पुरुष और महिला दोनों, पुरुष भी थे साथ साथ महिलाएं भी थी। यही बूंदी किसान आंदोलन की विशेषता भी मानी जाती है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, मतलब कांस्टेंट रूप से महिलाएं भी जो होती है इससे जुड़ी रही। ये आपको याद रखना, कंटिन्यूअसली महिलाएं भी इससे जुड़ी रही। तो पहले तो 29 मई 1922 को लांबी खोह गांव में किसान इकट्ठे हुए, 1000 किसान इकट्ठे हुए स्टेट काउंसिल का विरोध करने के लिए। अगले ही दिन 30 मई को नीमाणा गांव में 5000 किसान इकट्ठा हुए, पुरुष महिलाएं दोनों शामिल है। और महिलाओं ने यहाँ पर सक्रिय भागीदारी निभाई। ये यहाँ की क्या है, विशेषता। आई बात समझ में। अगला क्या होता है, जब यहाँ किसान इकट्ठे हुए 30 मई को, तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 30 मई को किसको गिरफ्तार किया गया, 30 मई को यहाँ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और जो गिरफ्तार किया उसका नाम है भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु। इन भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। अब इनको गिरफ्तार तो कर दिया, परंतु भीड़ जो है वो भीड़ इन पर हावी होगी। किस पर हावी होगी, पुलिस पर। और पुलिस पर हावी होगी तो फिर इनको छोड़ना पड़ा। किसको छोड़ना पड़ा, भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु को छोड़ना पड़ा। तो गिरफ्तार कहां पर, जब 5000 लोग इकट्ठा हुए नीमाणा गांव में, तो भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु को गिरफ्तार किया गया। परंतु जब भीड़ ने इनको छुड़ाने का प्रयास किया, महिला पुरुषों ने, तो फिर पुलिस को मजबूरन क्या करना पड़ा, भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु को क्या करना पड़ा, आ जाए। ये दो घटनाएं अलग अलग है, आप ध्यान से समझना। अभी तक अपन ने बात करी बूंदी किसान आंदोलन को, या बरड़ किसान आंदोलन कह रहे हैं। बरड़ एक क्षेत्र है जो पथरीला क्षेत्र है और बिजोलिया से क्या लगाता है, सीमा लगाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन से ये प्रेरित है। यहाँ जो किसान है वो गुर्जर जाति के हैं। किसानों की जो समस्या है वो वहाँ के भ्रष्ट प्रशासन यानी बूंदी के प्रशासन के विरुद्ध है, किसी जागीरदार के विरुद्ध नहीं है। इसलिए अपने जागीरदार का नाम नहीं लिखा। फिर यहाँ पर और क्या कारण है, चराई कर से परेशान है, युद्ध कर से परेशान है, ये ऊंची दरों पर लगान से परेशान है, ये लाटा कूटा व्यवस्था से परेशान है, अधिक भू राजस्व से परेशान है, ये साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के लाग बागों से ये परेशान है। ये सारे कारण जो है, लेकिन मेन कारण है भ्रष्ट प्रशासन, जिसके विरुद्ध ये नाराज है। अगस्त 1920 के अंदर साधु सीताराम दास ने यहाँ पर किसका गठन कर दिया, तो इन्होंने जो गठन कर दिया उसका नाम है डाबी पंच बोर्ड। क्लियर है, इन्होंने गठन किया। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1922 से हुई। नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है नैनूराम शर्मा। ये पंडित नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ का सक्रिय सदस्य था। साथ और इनका कौन दे रहे, नारायण सिंह और भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु। नेतृत्व संकल्प क्या लिए गए, इस जब आंदोलन शुरू कर रहे तो संकल्प लिए गए किसानों द्वारा कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। किसान अधिकांश शराब का सेवन करते थे, जो देसी शराब होती, तो हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, अश्लील गीत जो होते हैं उनका वाचन नहीं करेंगे, हम खादी वस्त्र पहनेंगे और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। प्रशासन ने जांच के लिए एक स्टेट काउंसिल का गठन किया, जिसमें 2 सदस्य थे, मनमोहन लाल राय बहादुर और एक हरिनाथ सिंह। क्लियर। इसके साथ ही साथ अपन ने बात करी कि किसानों ने इस स्टेट काउंसिल का विरोध करा और 2 जगह सभाएं हुई। पहली सभा तो हुई 29 मई को और दूसरी सभा कब हुई, 30 मई को।
29 मई को जो सभा हुई वो सभा कहाँ पर हुई है? लांबी खो गांव के अंदर। 30 मई को जो सभा हुई है वो हुई है नीमाड़ा के अंदर। पहली सभा में 1000 लोग आए, दूसरी सभा में 5000 लोग आए और महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरी सभा में भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु को गिरफ्तार किया गया, लेकिन भीड़ ने भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु को, ये वही भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु है जिसने बिजोलिया के टाइम बोला था, मान मान रे मेवाड़ी राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जा रो पता ना लाग्यो, सुन मेवाड़ी सुन राणा भगमाल रे। इस प्रकार से जो इसका प्रज्ञाचक्षु का गीत है वो बहुत फेमस हुआ था। ऊर्जावान गीत गाते थे, किसानों में जो होता है वो जन जागृति फैलाने का काम करते थे। तो ये एक तो बात अपने गोविंद सिंह जी वो भी वो बिचौलिया वाले ही गोविंद जी जिनको गिरफ्तार किया था, इसके साथ है ना ये भंवरलाल। नहीं, वो ये नारायण सिंह है, वो नारायण पटेल है, वो नारायण पटेल थे, नारायण पटेल, ठीक है, वो नारायण पटेल थे। गोविंद निवास गांव था, गोविंद सिंह नहीं, गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल, जिनके लिए वहां के बिजोलिया में लोगों ने बोला था कि इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, वो व्यक्ति नारायण पटेल थे। वहां पर पटेल जाति यानी कि जाट में धाकड़ और पटेल जाति के किसान थे, यहाँ कैसे हैं गुर्जर जाति के किसान। अब ये घटना समझ में आई। अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से पूछे जाने लायक वो है आपका डाबी हत्याकांड। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना, बार बार सवाल पूछा गया इससे। डाबी हत्याकांड क्या हुआ समझना। 2 अप्रैल 1923, कब 2 अप्रैल 1923 को कौन सा हत्याकांड हो रहा है? डाबी हत्याकांड। किसान इकट्ठे हो रखे हैं, किसान एकत्रित हुए। क्यों एकत्रित हुए? बूंदी प्रशासन के विरुद्ध, बूंदी प्रशासन के विरुद्ध। अब देखो क्या हुआ था, ये बूंदी प्रशासन के विरुद्ध जब इकट्ठे हुए, इससे पहले जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी 30 मई की, जो अपने 30 मई 1922 को जो नीमाड़ा में अपन ने बात करी सभा में, उस नीमाड़ा में किसानों ने 2 काम और कर दिए थे। क्या काम कर दिए थे? एक तो जो सरकारी कार्यालय थे, जो राजकीय ऑफिसेस थे, सरकारी कार्यालय, उन सरकारी कार्यालयों का क्या कर दिया? बहिष्कार। और दूसरा क्या कर दिया? सरकार की जो गवर्नमेंट की जो चारागाह भूमि थी, उस सरकारी चारागाह भूमि पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। मतलब चारे पे टैक्स ले रहे थे ना, चराई कर, तो इन्होंने सरकारी चारागाह भूमि पर क्या कर दिया? किसानों ने अधिकार कर लिया था। इससे भी बूंदी प्रशासन जो है वो किसानों से नाराज हो गया था। जो लास्ट में अपन ने नीमाड़ा में सभा पड़ी थी ना 30 मई 1922 को, वहाँ किसानों ने एक तो राजकीय कार्यालयों का क्या किया? बहिष्कार किया। आज से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं जाएगा, कोई भी सरकारी ऑफिसेज में नहीं जाएगा। दूसरा, सरकारी चारागाह जो है वहां पर क्या कर दिया? उन्होंने अधिकार कर दिया। और जो गवर्नमेंट के जो न्यायालय थे, सरकारी न्यायालय थे, उनका भी क्या कर दिया? बहिष्कार। इन्होंने बोला कि हम हमारे जो भी आपसी मामले, आपसी झगड़े हैं, वो हमारे पंचायत से ही क्या करेंगे? सॉल्व करवाएंगे। हमारे जो किसान पंचायत है उसके पास ही जाएंगे, आपसी झगड़ों के लिए हम गवर्नमेंट न्यायालय में जाएंगे ही नहीं। तो ये सारे फैसले लिए तो बूंदी प्रशासन नाराज है। वापस किसान एकत्रित हो रहे हैं। कहां पर एकत्रित हो रहे हैं? डाबी के अंदर। जब ये डाबी में इकट्ठे हुए किसान, तो बूंदी प्रशासन ने बोला कि कोई बात नहीं, आप तो गोलियां चला दो। और जो गोलियां चलाने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम याद रखने। एक है आपका पुलिस अधीक्षक, जिसका नाम है इकराम हुसैन। कई बार सवाल आया है, ठीक है, इकराम हुसैन। मेन आदमी तो यही है जिसने क्या करा है? गोलियां चलाई। दूसरा आदमी है जो थानेदार है वहां का पुलिस का, उसका नाम है कल्याण सिंह। थानेदार का नाम क्या है? कल्याण सिंह। और एक हेड कांस्टेबल है जो मेन भूमिका में था। हेड कांस्टेबल जो है, उस हेड कांस्टेबल का नाम क्या है? उसका नाम है सरदार मल। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, पुलिस थानेदार कल्याण सिंह और हेड कांस्टेबल सरदार मल। इन लोगों ने क्या कर दी? इन किसानों पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाई किस पर? गोलियां चलाई। और ये गोलियां किस पर चलाई? किसानों पर। और यहाँ जब गोलियां चलाई ना किसानों पर, तो 2 लोग फिर से शहीद हो गए। बेबू में भी 2 लोग शहीद हुए थे, लेकिन बेबू में कौन से थे वो 2? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। अच्छा बताओ, बिजोलिया में कौन शहीद हुआ था? बिजोलिया अहिंसक आंदोलन था, कोई लाठी तक वहां पर नहीं चली है। तो बिजोलिया में तो कभी भी आप करके भी मत आना कोई शहीद वाला सवाल है किसानों के, ठीक है। तो यहाँ 2 किसान शहीद हुए। और जो 2 किसान शहीद हुए वो कौन कौन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है नानक जी भील। क्या नाम है? नानक जी भील। कई एग्जाम में नानक जी पटेल भी आता है, देख लेना आप, ठीक है। दूसरा आदमी जो था उसका नाम है देवीलाल गुर्जर। देवीलाल गुर्जर।
अभी तक की स्टोरी समझ में आ रही है क्या? डाबी में किसान बूंदी प्रशासन के विरुद्ध जो है वो इकट्ठे हुए हैं। घटना है 2 अप्रैल 1923 की। इस घटना की डेट याद रखना। इससे पहले बेगू में अपन ने गोविंदपुरा हत्याकांड पढ़ा, वो 13 जुलाई 2023 का था। ये 2 अप्रैल 1923 का है। तो वो 13 जुलाई 1923 का था, ये 2 अप्रैल 1923 का है। यहाँ किसान, अब यहाँ गोली चलाने वाले कौन कौन है? इकराम हुसैन पुलिस अधीक्षक, थानेदार कल्याण सिंह, हेड कांस्टेबल सरदार मल। गोलियां चलाई, 2 किसान मारे गए, एक तो ये मारे गए और एक। अब यहाँ सवाल किससे आता है? नानक जी भील से सवाल आता है। एक सवाल आता है नानक जी भील से। समझ में आ रहा है या पहुंच जा रहा है भाई? हाँ? देखो नानक जी भील से क्या सवाल आता है, फिर अपन शॉर्ट में वापस करेंगे ना तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। नानक जी भील से सवाल आ रहा है कि ये जो है ना झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। कैसे शहीद हुए थे? झंडा गीत। जब ये शहीद हुए ना तब ये कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। झंडा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। आपको याद रखना ये झंडा गीत इसके रचयिता कौन है? झंडा गीत के रचयिता जो है ना, झंडा गीत के रचयिता का नाम क्या है? वो नाम है विजय सिंह पथिक। झंडा गीत लिखा किसने था? तो विजय सिंह पथिक ने लिखा था। लेकिन कौन गाते हुए शहीद हुआ है? नानक जी भील। कौन से हत्याकांड के दौरान? डाबी हत्याकांड। और ये झंडा गीत जो था वो इस प्रकार से था, मैं लिख देता हूँ, आप याद रख लेना। झंडा गीत जो है वो इस प्रकार से है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे अपन? गाठा रहियो, गाढ़ा गाढ़ा रहिजो, गाढ़ा रहिजो रे मर्दाओं, थाका सभी दुख मिट जाए। गाढ़ा रहियो ओ मर्दाओं, थाका सभी दुख मिट जाए। सबा मायने, सबारे मायने, सबारे महीने घुस जाएगा, सबारे महीने घुस जाएगा अन्यायारी फौज, अन्यायारी फौज। बंदूक तलवार, बंदूक तलवारा, बंदूक तलवारा चालसी, बंदूक तलवारा चालसी थे। मत करजो, मत करीजो सोच, गाढ़ा रहिजो रे मर्दाओं। ठीक है, गाढ़ा रहिजो रे। इस प्रकार का एक गीत गाते हुए, ये झंडा गीत गाते हुए, मतलब इसका मतलब ये कि आप बने रहना, आप अपनी जगह पर बने रहना, अपने हौसलों पर, अपने जो पद पर है उस पर मजबूत रहना। थाका सभी दुख, आपके जो दुख है, आपके जो टैक्स लिया जा रहा है वो सब मिट जाएगा। सबारे महीने घुस जाएगा। अब जो आपकी जो फौज है, जो पुलिस वाले जो आ रहे, इकराम हुसैन है, कल्याण सिंह है या सरदार मल है, तो कह रहे हैं कि अन्यायों की फौज आपकी सभा के अंदर भी घुसेगी, तुमको गाढ़ा रहना है। बंदूकें भी चलेगी, तलवारें भी चलेगी, पर मत करना सोच, गाढ़ा रहना रे मर्दाओं। मतलब आपको एक प्रकार से ये वो एक ऊर्जा भर रहे हैं कि आपको वहां पर टिके रहना है, अपनी जगह से उठना नहीं है। ये अन्याय की फौज, ये पुलिस वाले हमारे बीच में भी आएंगे, लाठियां भी मारेंगे, लेकिन आपको अपनी जगह पर अटल रहना है। बंदूकें भी चलेगी, तलवारें भी चलेगी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, गाढ़ा। और इसी गीत को गाते हुए नानक जी भील जो है वो क्या हो गए? शहीद हो गए। तो कई बार पूछा गया है कि झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए थे? तो नानक जी भील शहीद हुए थे। इनके साथ एक व्यक्ति कौन है? देवीलाल गुर्जर, वो भी यहाँ पर डाबी हत्याकांड में शहीद। जब ये ऐसे व्यक्ति, और एक याद रखना, ये झंडा गीत के रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक है। क्या रह जाएगा? जब ये नानक जी भील शहीद हुए तो इनकी स्मृति में, इनकी याद में, स्मृति यानी इनकी याद में एक गीत लिखा, और वो गीत का नाम है, क्या गीत है? पर्ची नामक गीत है। कौन सा गीत लिखा? अर्जी नामक गीत है। और ये अर्जी नामक गीत किसने लिखा? ये लिखा माणिक्य लाल वर्मा ने। माणिक्य लाल वर्मा। ये अर्जी नामक गीत किसने लिखा? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। किसकी स्मृति में, किसकी याद में लिखा गया? तो नानक जी की। अब जो अभी तक पूरा हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या हुआ। तो डाबी हत्याकांड जो है वो क्यों हो रहा है? किसान यहाँ एकत्रित हुए, बूंदी प्रशासन के विरुद्ध इकट्ठे हुए। बूंदी प्रशासन क्या कर रहा है? बहुत ही भ्रष्ट है, उसके विरुद्ध में किसान यहाँ पर एकत्रित होते हैं। किसानों के एकत्रित होने पर 2 अप्रैल 1923 को
पुलिस द्वारा, बूंदी प्रशासन की पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में किसानों पर गोलियां चलाती है, जिसमें थानेदार कल्याण सिंह और हेड कांस्टेबल सरदार मल के नाम भी आते हैं। किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती है, जिसमें किसान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील जब शहीद हुए उस समय वो कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है कि गाड़ा रहियो रे मर्दावा थाका सभी दुख मिट जाए, सवारे महीने घुस जाएगा अन्याय फौज, बंदूक तलवारा चाल सीते मत कर जो सोच, गाड़ा रह जा रे मर्दावा। और ये गीत जो है झंडा गीत, ये लिखा किसने, इसके रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक। और इन नानक जी भील की याद में बाद में जो एक अर्जी नामक गीत लिखा गया, ये लिखा माणिक्यलाल वर्मा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इस डाबी हत्याकांड की जांच हुई, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के फिर अपन एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। डाबी हत्याकांड जो हुआ ना, इस डाबी हत्याकांड की जांच हुई। जो डाबी हत्याकांड है उसकी जब जांच हुई ना, तो जांच के लिए जो आयोग आया, जांच आयोग आया, वो भी आपको याद रखना है। डाबी हत्याकांड का जो जांच आयोग आया, उस जांच आयोग के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के नाम याद रखना आपको। एक सदस्य का नाम है राम प्रताप, एक सदस्य का नाम मिलता है पृथ्वी सिंह और एक सदस्य का नाम मिलता है भैरोलाल। ये आपको याद रखना। तो डाबी हत्याकांड के जांच के लिए जो आयोग आया उसमें 3 सदस्य राम प्रताप, पृथ्वी सिंह और भैरोलाल। इस जांच ने क्या, इस आयोग ने क्या करी, इसकी जांच करी। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे राजस्थान सेवा संघ ने, राजस्थान सेवा संघ ने डाबी हत्याकांड का जायजा लेने के लिए, मतलब देखने के लिए कि क्या हुआ, जायजा लेने के लिए किसे भेजा? अगर ये सवाल आता है कि राजस्थान सेवा संघ ने किसको भेजा, तो उन्होंने भेजा एक तो राम नारायण चौधरी को और एक नाम आता है सत्यभक्त को। क्या नाम आता है? सत्यभक्त। राम नारायण चौधरी और सत्यभक्त 2 लोगों को यहाँ पर भेजा गया। समाचार पत्रों की बात करें तो डाबी हत्याकांड का प्रकाशन कहां-कहां पर हुआ, किन किन समाचार पत्रों ने इसका क्या किया, विरोध किया, इसकी निंदा की? तो एक समाचार पत्र आता है जिसका नाम है राजस्थान केसरी, एक समाचार पत्र है जिसका नाम है नवीन राजस्थान, एक समाचार पत्र है जिसका नाम है तरुण राजस्थान। ये राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र थे। और एक आप सब जानते हो प्रताप नामक समाचार, ये कहां से प्रकाशित होता था? ये कानपुर उत्तर प्रदेश से गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र था, जिसमें भगत सिंह जी भी अपने लेख लिखते थे बलवंत सिंह के नाम से। ये वो समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था, जिसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने जन आंदोलन या राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। तो इन अखबारों में डाबी हत्याकांड की खबर क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आप क्या, नवीन और तरुण एक साथ आते थे। नवीन जो राजस्थान है उस पर रोक, तब इस पर रोक लगी ना, तभी ये नाम बदलकर इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया। इनका जो होता है, ये दोनों ही राजस्थान सेवा संघ जो है ना, उसी के समाचार पत्र, एक पर रोक लगी तो नाम बदलकर दूसरे नाम से प्रकाशित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। दोनों ही राजस्थान सेवा संघ के ही क्या है, अखबार है। राजस्थान केसरी भी इन्हीं का अखबार है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट अखबार है जिनमें इनका प्रकाशन होता है। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ये पहला चरण लगभग आपका पूरा हो गया। इसके बाद में पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर दिया और ये आंदोलन जो हो जाता है यहाँ पर एक बार रुक जाता है, कोई सफलता नहीं मिलती, आंदोलन क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब क्या हुआ, 1924 में पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और बूंदी प्रवेश पर रोक लगा दी। गिरफ्तार किया, वो बूंदी प्रवेश पर रोक लगा दी कि आप बूंदी में नहीं आ सकते। तो बूंदी प्रवेश पर इनके क्या लगा दी, जैसे इनके बूंदी प्रवेश पर रोक लगा दी और ये कर दिया, इसी के साथ 1926-27 में यह आंदोलन क्या हो गया, आंदोलन समाप्त। कहीं पर 1923 भी दे रखा होता है कि 1923 में समाप्त हो गया, लेकिन अब कुछ किताबें
इस आंदोलन की शुरुआत ही 1926 बताती है, जब जो कि गलत है। अप्रैल 1922 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। पंडित नैनूराम शर्मा 1924 में उनको जेल हो गई। जब इनको जेल हो गई और इन्हें बूंदी में प्रवेश पर रोक लगा दिया तो धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। ये इसका पहला चरण है। अब दोबारा आप एक शॉर्ट में एक बार देखने की कोशिश करना ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए क्या था। कंफ्यूज मत होना, तीनों के अंदर ही, ठीक है। अभी तक 3 पढ़े, तीनों को ध्यान से समझना। बूंदी किसान आंदोलन को ही हमने कौन सा बोला है, बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ क्या है? बरड़ एक क्षेत्र है जो पथरीला, पत्थर जैसा पर्वतीय क्षेत्र है जो किससे सीमा लगाता है, बिजोलिया से। अब आसपास में किसान मिलने जाते होंगे तो बोले हमारे वहाँ तो आंदोलन चल रहा है बिजोलिया में, तुम क्यों नहीं करते? तो इन्होंने वहाँ से प्रेरणा लेकर यहाँ पर भी आंदोलन किया। वहाँ धाकड़ जाति के किसान थे, यहाँ गुर्जर जाति के किसान थे। बात समस्याएं थोड़ी सी अलग है। वहाँ जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन करना है, यहाँ बूंदी के प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करना, भ्रष्ट प्रशासन। वहाँ के अलावा यहाँ समस्या है कि चारागाह भूमि यानी पशु जो है, गुर्जर जो है वो पशु रखते थे, तो पशु में जो चारागाह भूमि होती है, ग्रेजिंग लैंड होते हैं, उस ग्रेजिंग लैंड पर भी इनके क्या लगता था, टैक्स लगता था। तो जब कर लग रहा है, चराई भूमि पर भी कर लग रहा है, तो एक तो उससे ये परेशान थे, दूसरा ये परेशान थे बूंदी के भ्रष्ट प्रशासन से। कुछ छोटे मोटे युद्ध कर और ऊंची दरों पर लगान है उनसे भी, बाकी सारा वही कर है, लाटा कूटा वगैरह सारी व्यवस्था जो है वो सेम टू सेम। अब सबसे पहला व्यक्ति आता है यहाँ पर साधु सीताराम दास, जो डाबी नामक स्थान पर डाबी पंच बोर्ड का गठन करता है 1920 में। एग्जैक्ट मंथ पूछे तो अगस्त 1920 में करता है साधु सीताराम दास। इसका प्रथम अध्यक्ष उसको बनाया जाता है हरलाल भड़क। ये एक पहली घटना है। फिर शुरुआत इस आंदोलन की होती है अप्रैल 1922। अप्रैल 1922 में जब इसकी शुरुआत होती है तो शुरुआत करता कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा। ये पंडित नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ का सदस्य है। इसके द्वारा तो आंदोलन का नेतृत्व करता कौन माना जाएगा, पंडित नैनूराम शर्मा। 2 और सहायक है, नारायण सिंह और बबरलाल प्रज्ञाचक्षु, वो भी इनके साथ में। ये सब मिलकर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। और राजस्थान सेवा संघ भी इनडायरेक्टली इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसमें राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर वगैरह सब इनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। तो बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन को मार्गदर्शन कौन कर रहा है, वो कर रहा है राजस्थान सेवा संघ मार्गदर्शन कर रहा है। लास्ट में इस आंदोलन के समाप्त होने का कारण भी ये कि राजस्थान सेवा संघ पे इनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि नैनूराम शर्मा यहाँ से हट जाता है। नैनूराम शर्मा जब राजस्थान सेवा संघ के सदस्य था तो राजस्थान सेवा संघ का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, तो ये आंदोलन लास्ट में समाप्त भी होता है, उसका ये कारण। तो यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, राजस्थान सेवा संघ। इन्होंने कुछ संकल्प लिए, दारू नहीं पिएंगे, अश्लील गीत नहीं गाएंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे और क्या करेंगे, साथ ही साथ विदेशी वस्त्रों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो फिर बूंदी प्रशासन इनके देखा देखी आसपास में 2 छोटे छोटे क्षेत्र थे, गर्ददा और बरुंगन, वहां पर भी किसान पंचायतों का क्या हो गया, गठन हो गया। बूंदी सरकार ने जांच के लिए स्टेट काउंसिल का गठन किया, जिसके 2 सदस्यों का नाम याद रखना, मनमोहन लाल राय बहादुर और हरिनाथ सिंह। इन किसानों ने इस स्टेट काउंसिल का विरोध किया और जब विरोध किया तो 2 जगह सभा हुई बैक टू बैक डे में। पहली हुई 29 मई 1922 को, ये हुई लांबी खो गांव के अंदर। 1000 लगभग किसान इकट्ठे हुए, महिला पुरुष दोनों इकट्ठे हुए, 1000 किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए और इन्होंने स्टेट काउंसिल का विरोध किया। फिर दूसरे किसान दूसरी जगह अगले ही दिन निमाड़ा में इकट्ठे हुए 30 मई 1922 को। यहाँ पर 5000 पुरुष महिला इकट्ठे हुए। तो इस आंदोलन की एक और विशेषता थी कि महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई। जब दूसरी बार इकट्ठे हुए तब इन्होंने 2 निर्णय लिए। पहला, अपन सरकारी जो न्यायालय है उनका और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करेंगे। अपने जो भी आपसी झगड़े वो पंचायत के माध्यम से अपन उनका सुलटारा करेंगे, न्यायालयों में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट की सरकारी भूमि पर इन्होंने अधिकार कर लिया, मतलब किसान थोड़े से क्या हो गए, उग्र हो गए। तो गवर्नमेंट की भूमि पर इन्होंने चारागाह भूमि पर भी अधिकार कर लिया। तो फिर किसको गिरफ्तार किया गया, बबरलाल प्रज्ञाचक्षु को गिरफ्तार किया, लेकिन किसानों की भीड़ ने उनको पुलिस पर धावा बोल दिया और पुलिस को मजबूरन क्या करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो बड़ी घटना आई वो आई डाबी हत्याकांड। किसान डाबी में एकत्रित हुए और किसानों पर इकराम हुसैन के नेतृत्व में, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में क्या हो गई, गोलियां चलाई गई। और इस डाबी हत्याकांड में 2 जो है वो किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 2 अप्रैल 1923 को किसान इस स्टेट काउंसिल के विरोध में जब एकत्रित होते हैं, बूंदी प्रशासन के विरोध में एकत्रित होते हैं, तो इकराम हुसैन और इसके अतिरिक्त उसके साथ में थानेदार कल्याण सिंह और सरदार मल हेड कांस्टेबल था, इन्होंने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, जिसमें 2 किसान शहीद होते हैं, नानक जी पी और एक देवीलाल गुर्जर।
ये जो नानक जी भील शहीद हुए हैं, इन नानक जी भील से 2-3 फैक्ट अपन को याद रखना है। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए क्या होते थे, शहीद होते थे। इस झंडे गीत के बोल भी मैंने आपको बता दिए, तो वो यही है कि गाड़ा रहियो रे मर्दाओ, मतलब टिके रहना है मर्दाओ, गाड़ा रहियो रे मर्दाओ, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, थाका सब दुख मिट जाए। जो आपकी सभा है, थाकी सभा में घुस जाए जा अन्यायी फौज, यानी अन्यायों की ये फौज जो हो जाएगी तुम्हारी घुस जाएगी, बंदूकें भी चलेगी, तलवारें भी चाल सी, लेकिन आपको क्या रखना है, टिके रहना है, गाड़ा रहना है। यहाँ पर आपको सोच नहीं करना है, चिंता नहीं करना, मत कर जो दे सोच, गाड़ा रहियो, ये करते। ये जो लिखा है झंडा गीत, इसके रचयिता कौन है, विजय सिंह सखी। और बाद में नानक जी भील की स्मृति में, इनकी याद में अर्जी नामक गीत किसने लिखा है, माणिक्यलाल वर्मा। इस डाबी हत्याकांड की जांच का एक आयोग बैठा, जिसके 3 सदस्यों के नाम याद रखने, राम प्रताप, पृथ्वी सिंह और बैरूला। जबकि राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड का जायजा लेने के लिए राम नारायण चौधरी को भेजा और साथ साथ सत्य भक्त नामक एक आदमी को भेजा। बाद में जब पंडित नैनूराम शर्मा को जेल में डाल दिया और राजस्थान सेवा संघ का उचित मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया, तो ये किसान आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके दूसरे चरण की बात करते हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बूंदी में ही गुर्जर जाति के लोग ही वापस क्या करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन विरोध होगा कब। अब दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है इस किसान आंदोलन का, वो दूसरा चरण होता है 1936 में। 1936 अब क्यों हो रहा है वापिस, इतने टाइम बंद हो गया, फिर से क्यों हुआ, उसका कारण था, कारण ये था, एक बोझ होता था जिसको नुक्ता कहते थे। नुक्ता को ही हम क्या कहते हैं, मृत्यु बोझ। तो बूंदी प्रशासन ने क्या किया, बूंदी का जो प्रशासन है उसने मृत्यु बोझ पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। बूंदी प्रशासन ने क्या लगा दी, इस पर रोक लगा दी, बोले कि आज से कोई पर मृत्यु बोझ, क्योंकि उनको पता था कि किसान इकट्ठे होंगे, ऐसे ही तो इकट्ठे हुए तो मृत्यु बोझ पे बिजोलिया में, याद हो तो गंगाराम धाकड़, उनको लगा किसान इकट्ठे होंगे, फिर से कोई सभा करेंगे, फिर से कोई विरोध करेंगे, तो उन्होंने नुक्ता या मृत्यु बोझ पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। बोला कि अगर कोई करेगा ऐसा तो 3 वर्ष की तो सजा है या फिर 500 रुपए का क्या है, जुर्माना। अब किसानों को ये प्रॉब्लम होगी, किसानों ने बोला ये क्या कर दिया सरकार, तो किसानों ने क्या किया, एक सभा का आयोजन किया। तो दूसरा चरण कब स्टार्ट हो रहा है, 1936 में। क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बूंदी प्रशासन ने नुक्ता या मृत्यु बोझ पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, और बोला अगर कोई करता है तो 3 साल की तो उनको सजा या फिर 500 रुपए का क्या देना पड़ेगा, जुर्माना। किसान इसके विरोध में एक जगह सम्मेलन किया 5 अक्टूबर 1936, और इस सम्मेलन का नाम है हिंडोला सम्मेलन। कई बार सवाल आया हुआ है, हिंडोला सम्मेलन का संबंध कहाँ से है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंध है। तो हिंडोला सम्मेलन हुआ, जो जगह थी उस जगह का नाम था मुंडेश्वर महादेव मंदिर। कौन से मंदिर में, मुंडेश्वर महादेव मंदिर में ये किसान इकट्ठे हुए। मुंडेश्वर कितने किसान, लगभग 500 मीणा व गुर्जर किसान, मीणा व गुर्जर किसान यहाँ पर क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। क्यों एकत्रित हुए, किसका विरोध कर रहे हैं, ये जो नुक्ता बोझ रही है। और इन्होंने क्या किया, किसानों ने सरकार को क्या दिया, किसानों ने मांग पत्र सरकार को दिया, परंतु सरकार ने कुछ नहीं किया, तो क्या हो गया, आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन दोबारा शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हुआ। समझ में आई मेरी बात, क्यों हो रहा है आंदोलन। पहली बात, दूसरा चरण की शुरुआत 1936 में, स्टोरी को सुनते जाओ आप, बस एकदम क्लियर हो जाएगा। 1936 में बूंदी या बरेट किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। क्यों हो रहा है कि वहां पर मृत्यु या नुक्ता कहते थे, मृत्यु बोझ को, उस पर रोक लगा दी। किसने, बूंदी के प्रशासन ने, बूंदी सरकार ने। बोला कोई अगर करेगा तो 3 साल की सजा या 500 रुपए का क्या है, जुर्माना। किसान इसके विरोध में मुंडेश्वर महादेव मंदिर में एक सम्मेलन करते हैं, हिंडोला सम्मेलन। डेट याद रखना, 5 अक्टूबर 1936 को इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, इसका विरोध करेंगे, हटाओ, रोक हटाओ, ये जुर्माना हटाओ। इकट्ठे हुए 500 मीणा व गुर्जर जाति के किसान इकट्ठे हुए, और किसानों ने अपना मांग पत्र के इसको हटाओ, जो भी उनकी और भी मांगे थी वो सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने उस मांग पर कोई विचार नहीं किया। तो आंदोलन दोबारा शुरू हो गया, बूंदी या बरेट किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ 36 में। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें, इसके बाद में एक घटना और आई, वो आई आपकी सितंबर 1939, सितंबर 1939। अब 1939 में क्या हुआ, फिर से किसान इकट्ठा हुए, और इस बार जो किसान इकट्ठा हुए उस जगह का नाम है तोरण की बावड़ी। तोरण की बावड़ी,
और ये तोरण की बावड़ी कहाँ पर है? ये है लाखेरी। ये नाम सुना है क्या कभी, लाखेरी बूंदी? कौन बता? हाँ, सीमेंट फैक्ट्री के लिए। क्या है यह कौन सी? हाँ, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है वो लाखेरी बूंदी में कब हुई? 1915 में। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 1913 या 1915 ऐसी कोई डेट है शायद। तो लाखेरी बूंदी में जो है वो तोरण की बावड़ी में ये क्या होती है वापस, जो भी होगी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो तोरण की बावड़ी जो है वहां पर किसानों ने वापस क्या किया, सम्मेलन किया। किसानों का एक अन्य सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, यहाँ लगभग 150 गुर्जर किसान इकट्ठे हुए। 150 गुर्जर किसान एकत्रित हुए। आई बात समझ में? सितंबर 1939 को तोरण की बावड़ी नामक स्थान लाखेरी बूंदी में किसानों का वापस क्या हो गया, सम्मेलन। 150 गुर्जर जाति के किसान इकट्ठे हुए और इस बार जो नेतृत्व कर रहे हैं उन नेतृत्व करने वालों की क्या क्या नाम है? एक का नाम है भंवरलाल जमादार, एक का नाम है राम निवास तंबोली, और एक का नाम है गोवर्धन, ये याद रह जाए तो ठीक है, गोवर्धन कामदार। इनके नेतृत्व में किसान क्या हुए, इकट्ठे हुए। अंततः सरकार को इनकी मांगे क्या करनी पड़ी, माननी पड़ी। ये बात लिख लो आप एक बार। तो सितंबर 1939 में तोरण की बावड़ी लाखेरी बूंदी में किसानों ने दोबारा सम्मेलन किया। 150 किसान इकट्ठे हुए, नेतृत्व कर रहा है भंवरलाल जमादार, रामनिवास तंबोली और गोवर्धन कामदार। सरकार को इनकी मांग को मानना पड़ा, तो बूंदी प्रशासन ने, बूंदी सरकार जो है उस सरकार ने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली। किसानों की अधिकांश मांगे मान ली। ऐसे करते करते समय कितना आ गया, 1945 में। ठीक है, 1945 आ गया। सरकार ने क्या क्या मांगे मान ली? पहली मांग तो ये मांग ली कि चराई कर में छूट दे दी। चराई कर में उनको क्या दे दी, छूट दे दी। दूसरा, युद्ध कर में छूट दे दी। युद्ध कर में छूट इनको दे दी गई। और साथ साथ जिन किसानों को गिरफ्तार किया, जिन किसानों को या जो भी नेता थे, जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया था उन्हें रिहा कर दिया। गिरफ्तार किया था उन्हें रिहा कर दिया। आई बात समझे? उन्हें रिहा कर दिया। तो सरकार की बात अपन ने देखी, सरकार ने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली। 1945 ईस्वी आ गई तब तक, और चराई कर में छूट दे दी, युद्ध कर में छूट दे दी, और जो किसानों को गिरफ्तार किया था उन किसानों को क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। इसी के साथ ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये जो दो आंदोलन अभी अपन ने पढ़े हैं, बड़े अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। एकदम आपका ध्यान जो है पूरा यहाँ रहना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली इसको